देखो चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है पहले यही जानना है, तो अभी चैप्टर को हम लोग समझ पाएंगे। व्हाट मीन्स पावर शेयरिंग? पावर मतलब तो समझते हो आप, जैसे जो गवर्नमेंट हमारे ऊपर शासन कर रहा है, उस गवर्नमेंट के पास ऑथोरिटी है हमारे ऊपर शासन करने का और हमसे रिलेटेड डिसीजंस लेने का, तो दैट इज द हिज पावर, उसका पावर है ये। तो पावर कैसे शेयर होता है, जैसे देखो इतना तो पहले से आप इतना क्लियर कर लो कि जो गवर्नमेंट हम लोग देख रहे हैं, अच्छा ये गवर्नमेंट क्या ये जानते हो कि ये भी नहीं जानते हो? चलो ठीक है, तो हम बता रहे हैं सिंपल सा वे में, हमारा डेफिनेशन सिंपल ही रहता है। व्हाट मीन्स गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट क्या है? इट इज अ group of people, it is a group of people that या those ruled over a country, ruled over a country, मतलब लोगों का एक ऐसा समूह, लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है, लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो क्या करता है, किसी कंट्री के ऊपर शासन करता है। वैसे ही लोगों के ग्रुप को कहा जाता है गवर्नमेंट। तो ये जो गवर्नमेंट है ना, ये जैसे आप सपोज दैट अपने कंट्री पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शासन कर रहा है, तो नरेंद्र मोदी बस एक व्यक्ति है, वो शासन नहीं कर रहा, वो बस एक पोस्ट है प्राइम मिनिस्टर का। यहाँ पे ग्रुप की बात की जा रही है, तो चलो ग्रुप भी समझते हैं कि ग्रुप कैसे बनता है। देखो सपोज दैट अपने कंट्री का, किसी भी कंट्री का गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट को दो तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है। एक डिवीजन इसका होता है लेवल के रूप में, और एक डिवीजन होता है इसका ऑर्गन्स के रूप में। तो अपने कंट्री में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट का तीन लेवल होता है। पहला लेवल है सेंट्रल, दूसरा लेवल है स्टेट, और तीसरा लेवल है लोकल। दिस इज द लेवल ऑफ आवर कंट्री। दूसरी ओर ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स में सबसे पहला अपने कंट्री में होता है लेजिस्लेचर, दूसरा कौन सा है एग्जीक्यूटिव्स, और तीसरा है जुडिशियरी। देखो अब यहाँ पे देखो सेंट्रल स्टेट तो लेवल ऐसे क्लियर हो रहा है, यहाँ पे लेजिस्लेचर जो है ये पार्लियामेंट हो गया, एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, और जुडिशियरी में सारा का सारा कोर्ट आ गया। अब ये सारा का सारा जब ग्रुप बनेगा, पॉइंट पे ध्यान दो, डेफिनेशन को क्लियर कर रहा है, ये सारा का सारा जब मिल करके जब ग्रुप बनेगा ना, तो उसी ग्रुप को फिर हम गवर्नमेंट कहेंगे। इसीलिए नॉर्मल सिंपल वर्ड में हम डिफाइन कर सकते हैं गवर्नमेंट का, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु रूल्ड या दैट रूल्ड ओवर ए कंट्री इज कॉल्ड गवर्नमेंट। तो यहाँ पे देखो गवर्नमेंट का लेवल बन रहा है, गवर्नमेंट का ऑर्गन्स बन रहा है। तो सवाल ये है कि इन सारे लेवल में या ऑर्गन्स में पावर कैसे बढ़ता है? बात समझ में आ रहा है? पावर बढ़ता कैसे, लेवल में कैसे पावर बढ़ता है? भाई किसके पास कितना पावर होगा ये कैसे डिसाइड होता है? लेजिस्लेचर के पास कितना पावर है, एग्जीक्यूटिव्स के पास कितना पावर है, जुडिशियरी के पास कितना पावर है, ये कैसे डिसाइड होता है? तो इस चैप्टर में यही देखने वाले हैं कि पावर शेयर कैसे होता है और पावर को शेयर क्यों करना चाहिए। ये इस चैप्टर का मेन व्यू है। तो अब पावर शेयरिंग क्या है इससे समझ में तो आ रहा है, बट इसको प्रॉपर वे में डिफाइन करना जरूरी है। तो यही कहीं पे साइड में हम लिख देते हैं यहाँ दूसरे कलर से। पावर शेयरिंग का देखो मतलब क्या होता है, इसको हम सिंपल सा ऐसे बोल सकते हैं, शेयरिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, शेयरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमॉन्ग या बिटवीन, अमॉन्ग द डिफरेंट लेवल, अमॉन्ग एंड डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। लेवल भी कह सकते हो, यहाँ पे डिपार्टमेंट कह सकते हो, इंस्टीट्यूशन कह सकते हो, मतलब गवर्नमेंट का जितना भी हिस्सा है उन हिस्सों में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो प्रोसेस है, जितना भी हिस्सा है उन हिस्सों में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो सिस्टम है, उसी सिस्टम का नाम है पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग क्या होता है ये तो समझ में आ गया। पावर शेयरिंग क्या है दैट इज क्लियर। अब पावर शेयरिंग क्यों करना चाहिए ये देखने वाले हम हैं। तो पावर शेयरिंग के देखने के लिए हम दो कंट्री का हेल्प लेने जा रहे हैं, आपका बुक भी वही कर रहा है। एक कंट्री है नाम है बेल्जियम, और एक दूसरा कंट्री है नाम है श्रीलंका। मतलब अभी दो एग्जाम्पल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक बेल्जियम का और एक श्रीलंका का, जो हमें यह समझाएगा
जिसको देखने से, जिसके एग्जांपल्स को देखने से ये क्लियर होगा कि किसी भी कंट्री में पावर को शेयर करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मतलब रीजन निकल के आएगा सामने। यहाँ पे आप इस एग्जांपल से ये समझने जा रहे हैं रीजन बिहाइंड द पावर शेयरिंग। तो चलो बेल्जियम का शुरू करते हैं। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा कंट्री, इतना हम लोग भी जानते हैं। इसका एरिया, अगर मान लो इसके एरिया की बात की जाए तो अप्रोक्स इसका एरिया होगा इक्वल टू हरियाणा। हरियाणा से ज्यादा बड़ा ये नहीं होगा कंट्री। और अगर इसके पॉपुलेशन की बात की जाए कि इसका पॉपुलेशन कितना है बेल्जियम का, तो पॉपुलेशन अबाउट 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ या ऐसे ही थोड़ा ज्यादा या फिर थोड़ा कम होगा आबादी बेल्जियम का। अच्छा, बेल्जियम जो है ना ये बाउंड्री शेयर करता है, मतलब ये कौन किस 2-3 कंट्री के साथ इसका बाउंड्री टच करता है। तो 2-3 कंट्री कौन कौन सा है? एक है नीदरलैंड, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जर्मनी, और एक चौथा है, न्यू वाले बुक में एक चौथा भी रहता है, चौथे का नाम है लग्जमबर्ग। तो ये 4 कंट्री है जिसके साथ बेल्जियम अपना बॉर्डर को शेयर करता है। बहुत इजी है पॉइंट, अभी समझना बहुत इजी है, क्योंकि बस यहाँ पे समझने वाला से ज्यादा बस इसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अब देखो इस कंट्री में एक टर्म की बात की जाएगी, टर्म है एथनिसिटी। कभी नाम सुना है व्हाट मीन्स एथनिसिटी? नहीं। तो चलो देखते हैं क्या होता है। इसको देखो कैसे डिफाइन करेंगे, पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं फिर वापस इस पे आते हैं। एथनिक मतलब क्या होता है? एथनिक मतलब होता है ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। मतलब देखो क्या कह रहा है कि कोई भी एक ऐसा डिवीजन, मतलब सोसाइटी का एक हिस्सा, सोशल डिवीजन जो एक ही तरह के कल्चर को फॉलो करता हो, उसे एथनिक समूह कहते हैं। या एथनिक को और इजी हम कर देते हैं, हम एथनिक को हम कम्युनिटी भी कह सकते हैं। जैसे सपोज दैट हम बोले हिंदू, तो हिंदी एक कल्चर को फॉलो कर रहा है, बोले मुस्लिम, मुस्लिम एक कल्चर को फॉलो कर रहा है। तो ये सब कम्युनिटी भी कह सकते हो, या फिर हम इसे एथनिक ग्रुप भी कह सकते हैं, इथनिक ग्रुप। तो इसी तरह से बेल्जियम में 3 मेजर एथनिक ग्रुप था। बेल्जियम के अंदर 3 मेजर एथनिक ग्रुप था। कौन कौन था जरा देखते हैं। सबसे पहला था यहाँ पे था डच, नंबर 1 में एथनिक ग्रुप की बात करें जो बेल्जियम में पाए जाते थे। दूसरा है फ्रेंच और तीसरा है जर्मन। 3 एथनिक ग्रुप हैं जो बेल्जियम में पाए जाते हैं, एक है डच, दूसरा फ्रेंच और तीसरा जर्मन। इनका परसेंटेज भी देखते हैं। डच का परसेंटेज जो है अप्रोक्स 59% है पूरे कंट्री में। फ्रेंच जो है इनकी परसेंटेज है 40%, तो मात्र जर्मन जो है इनका परसेंटेज है 1%। अच्छा, उसके बाद इन सबका अलग अलग रीजन भी है। जैसे ये जो डच लोग हैं, ये लोग रहता है फ्लेमिश रीजन में, इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। मतलब जर्मनी में कोई जगह होगा, उस जगह का को यहाँ पे फ्लेमिश रीजन कह रहा है, और ये लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं, तो इनको डच कम्युनिटीज या डच एथनिक ग्रुप कह दिया गया। उसी तरह से जब हम फ्रेंच में आते हैं तो ये लोग रहते हैं बैलोनियन रीजन में, और ये लोग फ्रेंच बोलता है। उसी तरह से जर्मन में जब हम आते हैं तो जर्मन जो है ये जर्मन वाले हिस्से में रह रहे हैं। जर्मन का देखो दिया हुआ, ये बेल्जियंस जर्मन हिस्से में ही रहते हैं, और ये लोग जर्मन लैंग्वेज को ही बोलते हैं। तो देखो 3 कम्युनिटीज हो गया जो बेल्जियम में पाया जाता है। पहला डच जिनका परसेंटेज 59% रहते हैं फ्लेमिश रीजन में, दूसरा फ्रेंच जिनकी परसेंटेज 40 है और रहते हैं बेलोनियल रीजन में, तीसरा है जर्मन जिनका परसेंटेज 1 है और ये जर्मन रीजन में ही रहते हैं। तो यहाँ तक तो कहानी एकदम सिंपल लग रहा है। तो भाई बेल्जियम एक कंट्री है, यहाँ का ये पॉपुलेशन है, यहाँ का बाउंड्री इससे के साथ शेयर करता है, ये लोग यहाँ रहने वाले कम्युनिटीज है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है ये जानना है। अच्छा, एक और चीज है जो इन सबसे अलग है, पहले वो भी देख लेते हैं। बेल्जियम जो कंट्री है इसके कैपिटल का नाम है ब्रुसेल्स, यानी बेल्जियम के कैपिटल का नाम है ब्रुसेल्स। अब ये जो ब्रुसेल्स कैपिटल है, यहाँ अलग प्रॉब्लम है। पूरे कंट्री में क्या है, 3 कम्युनिटीज है मेजर, डच, फ्रेंच, और इन तीनों में से सबसे ज्यादा संख्या दिख रहा है डच का 59%, और दूसरे नंबर पे आ रहा है फ्रेंच। ये तो जर्मन तो बहुत कम है, तो ये मेजोरिटी है और ये माइनॉरिटी है। लेकिन जब हम ब्रुसेल्स में जाते हैं, बेल्जियम के कैपिटल में जाते हैं, तो यहाँ समस्या कुछ और निकल के आती है। यहाँ क्या समस्या निकलती है, यहाँ 2 कम्युनिटीज यहाँ भी है ज्यादा संख्या में, डच है और यहाँ भी फ्रेंच है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज उल्टा है। यहाँ पे डच का परसेंटेज है
मात्र 20%, और फ्रेंच रहता है 80%। ब्रुसेल्स में डच मात्र 20% है और फ्रेंच 80% है। तो ये हो गया बेल्जियम का स्ट्रक्चर। अब इसमें प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम पे फोकस करना है क्योंकि टॉपिक चल रहा है रीजन बिहाइंड द पावर शेयरिंग और ये एग्जांपल्स। तो यहां पे प्रॉब्लम्स क्या है, ये जो फ्रेंच लोग है, ये लोग जो है ना फ्रेंच, ये रिच हैं, ये पावरफुल हैं, ये एजुकेटेड हैं, मतलब इनका क्वालिटी बता रहे हैं। फ्रेंच रिच भी है, पावरफुल भी है और एजुकेटेड भी है, और ये कंट्री में बाकी कम्युनिटीज से आगे है। तो डच का कहना है, मतलब डच ब्लेम करता है कि अपने कंट्री के अंदर जो रिसोर्स था, जो भी संपत्ति थी, इसको सबसे ज्यादा एक्सेस इन लोगों ने किया, इसलिए ये लोग रिच हो गया। और इसी वजह से इन दोनों के बीच हमेशा टेंशन बना हुआ रहता था, हमेशा झगड़ते रहता था। तो सोचो पूरे कंट्री का ये हाल है। लेकिन जब हम ब्रुसेल्स में आते हैं तो यहाँ तो ऑलरेडी फ्रेंच की संख्या ही ज्यादा है, तब तो यहाँ तो डच को ही दबा के ऐसे भी रख देगा। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या चल रहा है, प्रॉब्लम ये चल रहा है कि फ्रेंच पे क्लेम लग रहा है कि फ्रेंच ज्यादा पावरफुल है, उसके पास पैसा ज्यादा, उसके पास संपत्ति ज्यादा। डच का कहना हमको देवे नहीं किया, सारा तो खुद ही रख लिया। इसलिए ये इन दोनों के बीच में हमेशा टेंशन बना हुआ रहता है, ये हमेशा झगड़ते रहते हैं। तो अब जरा सोच के देखो, जब बेल्जियम आजाद हुआ होगा, जब ये डेमोक्रेटिक कंट्री बनी होगी, तो इसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि इन सबके झगड़े को सुलझाना है। तो कैसे सुलझाया होगा भाई, तो पावर शेयरिंग करके सुलझाया होगा। अब पावर कैसे शेयर किया वो तो बाद में देखेंगे। तो ये भी टॉपिक पूरा क्या डिस्कस किया, बेल्जियम का पूरा स्ट्रक्चर देखे, बेल्जियम के कम्युनिटीज देखे, और बेल्जियम का जो प्रॉब्लम्स था ना कम्युनिटीज का, वो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। क्लियर हो गया। एक और कंट्री ऐसा ही देख रहे हैं, दूसरा है कंट्री श्रीलंका। अब ये श्रीलंका का क्या केस है, तो अच्छा, श्रीलंका का ये जो श्रीलंका का एरिया हो गया, या श्रीलंका का पॉपुलेशन हो गया, या फिर श्रीलंका का जो लोकेशन हो गया, क्या लगता है कि ये हमें बताने की आवश्यकता है? श्रीलंका कहाँ है ये तो जानते हैं ना। ये एरिया भी वैसे ही अपने कंट्री के किसी एक राज्य के बराबर होगा। यहाँ देखो, यहाँ ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं कि उसका एरिया जाना, यहाँ तो ये पढ़ रहा है ना कि वो उसका कंडीशन क्या है, ये पढ़ रहे हैं उसका कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे इसका भी अपना श्रीलंका वाला जब देखते हैं वो मैप में, तो किसी राज्य के बराबर लगता है कि हरियाणा या महाराष्ट्र इतना बड़ा होगा, बहुत छोटा है। तो वो सब मायने नहीं रखता। यहाँ पे मायने रख रहा है टॉपिक कि श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम है। तो सेम चीज है यहाँ भी हम देख रहे हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन क्या है, तो चलो देखते हैं इसका एथनिक कंपोजिशन। यहाँ पे सबसे पहला जो कम्युनिटीज है उनका नाम है सिन्हालाज। इसको सिन्हालीज बोला जाता है, हम सिन्हाला भी अनाउंस कर सकते हैं इसको। दूसरा यहाँ पे जो कम्युनिटीज है उनका नाम है तमिल। एंड इसके बाद तीसरा जो है, तीसरे में अदर में आते हैं। तो हम क्या समझा रहे थे, हम समझा रहे थे कि श्रीलंका का जो एथनिक कंपोजिशन है, यहाँ पे 3 मेजर ग्रुप है, तीसरा का तो नाम नहीं है। पहला सिन्हालीज है, दूसरा तमिल है, अदर को भी साइड करते हैं, पहले इन दोनों को देखते हैं। सिन्हालीज का परसेंटेज है 74% और तमिल का परसेंटेज है 18%। तो और इसके बाद कितना बच गया, 8 4 12, लगभग 6% बच रहा है। जोड़ो तो, ऐड करो तो लगभग 6%, मतलब 6% अदर है। तो अदर में कौन आता है, तो देखो अदर में यहाँ पे कौन कौन आ जा रहा है कम्युनिटी। अदर में यहाँ पे क्रिश्चियन है, जितना हो 6 हो 8 हो 7 हो देख लो, हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं ना। जोड़ो कितना हो रहा है, 8 4 12 और 7 1 8 1 9, 8% होगा। तो 8% अदर है जिसमें क्रिश्चियन आता है, क्रिश्चियन के अलावा मुस्लिम आते हैं, मतलब इनकी संख्या यहाँ पे 8% है। तो इनका तो बात ही नहीं करना, ये तो एकदम माइनॉरिटी में है, इसलिए इनका कोई यहाँ पे योगदान नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है इनका। प्रॉब्लम है इनका और इनका। क्या प्रॉब्लम है, ये मेजोरिटी में है तो ये अपना धाक जमा रहे हैं वैसे फ्रेंच की तरह। अब तमिल का देखो, ये तमिल जो है ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। तमिल का 2 पार्ट बटा हुआ है, एक है श्रीलंकन तमिल जिसका परसेंटेज है 13%, और दूसरा है इंडियन तमिल जिसका परसेंटेज है 5%। तो इन दोनों में अंतर पहले जानना है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन श्रीलंकन तमिल एंड इंडियन तमिल। श्रीलंकन तमिल का हम कह सकते हैं हैबिटेंट्स ऑफ श्रीलंका, मतलब जिनका घर ही श्रीलंका है, मतलब ऐसे तमिल जो है कहाँ के, श्रीलंका के ही है, वहीं उनका बर्थ प्लेस है, वहीं वो रह भी रहे हैं, तो इनको कहा जा रहा है श्रीलंकन तमिल। और इसका अपोजिट वैसे तमिल जिनको कॉलोनियल पीरियड में
मतलब अंग्रेज जब इंडिया में था तो इन्होंने क्या किया, इनको प्लांटेशन में काम करने के लिए तमिलनाडु से लेके चले गए श्रीलंका, और जब अंग्रेज आजाद होके गया इंडिया से तो वो लोग वहीं रह गए। तो ऐसे लोगों को कहा गया इंडियन तमिल, मतलब सिंपल सा वर्ड, द तमिल हु माइग्रेटेड फ्रॉम तमिलनाडु टू श्रीलंका ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, दीज आर द इंडियन तमिल। तो यहाँ पे ये सब में से, ये इन सब में से सबसे ज्यादा संख्या ये है, और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, मेजोरिटी होने का फायदा उठा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, इन लोगों को क्रश कर रहा है, तमिल को भी दबा के रखने का प्रयास कर रहा है, और बाकी जो अदर कम्युनिटीज है उनको भी क्रश करने का प्रयास कर रहा है। तो श्रीलंका भी आजाद हुआ 1948 में, तो यहाँ भी सेम चैलेंज बना हुआ है कि पावर शेयर कैसे करना है। पावर ऐसे शेयर करो कि ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे मेजोरिटी और माइनॉरिटी वाला नहीं रहे। तो ये दो एक एग्जाम्पल अभी हम देखें पावर शेयरिंग के पीछे, बेल्जियम का और श्रीलंका का। दोनों में डाउट तो नहीं होगा?